Good morning, class. Today we will be continuing our chapter, The Story of Village Palampur, and our topic is farming in Palampur. Okay. I already had discussed with you that the main activity of the village of Palampur was agriculture, and about 75% people were dependent upon agriculture. They chose their occupation to live, to earn their livelihood by agriculturing, and they were also doing non-farming activity, which I already told you, like manufacturing, poultry farming, dairy products. ठीक है. But what actually the problem over the Palampur is that land in Palampur was totally fixed. ठीक है. In Palampur cultivated land area is fixed. वहाँ पे लैंड फिक्स्ड था और पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग. ऑब्वियसली पॉपुलेशन उतनी तो सेम नहीं रहेगी. दे इवन कन्वर्टेड देयर वेस्ट लैंड इन द विलेज, ठीक है, टू कोप अप विद द सिचुएशन. बट स्टिल उनके पास उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था कि वो क्या कर सकते हैं जिससे प्रोडक्शन और बढ़ाई जा सके. ओके. अब देर इज नो स्कोप टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, क्योंकि उनके पास जो लास्ट ऑप्शन था वो भी वो ले चुके थे. अब दूसरों का एरिया तो कैप्चर करेंगे नहीं एग्रीकल्चर के लिए. तो नाउ व्हाट हैपेंड, बेसिकली दे स्टार्टेड डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, ऑफ कल्टीवेशन, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. यू मस्ट बी अवेयर कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न दो टाइप के हैं, ठीक है, खरीफ एंड रबी क्रॉप. ओके. व्हाट इज खरीफ क्रॉप? जो क्रॉप समर सीजन में उगाई जाती है उसको खरीफ बोलते हैं, और जो विंटर सीजन में उगाई जाती है उनको रबी बोलते हैं. ओके. इसके साथ साथ बीच में आप लेगुमियस प्लांट भी उगा सकते हैं. लेगुमियस प्लांट क्या होते हैं? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर से, एंड दे मेक सॉइल फर्टाइल. इसके बाद जो पालमपुर के लोग थे वो कुछ पोर्शन शुगर केन के लिए भी उगाते थे, मतलब रखते थे कुछ पोर्शन सेपरेट करके, जिसमें वो शुगर केन उगाए और फिर वो क्या करेंगे, उसको मार्केट में सेल करेंगे. नाउ देखो, एक आपको पता होना चाहिए कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज हेक्टर हेयर, ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्टर, लेकिन लोकल जो यूनिट्स होती हैं वो बीघा होती है, गुंथा होती है, एक्सेट्रा होते हैं. 1 hectare is equal to the area of 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. Okay. अब क्या है, यहां पे हम क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं? बेसिकली जो कल्टीवेशन के लिए, ओके, अच्छी कल्टीवेशन के लिए पालमपुर के लोगों के पास इरिगेशन फैसिलिटी है, ठीक है. पहले वो इरिगेशन पर्शियन व्हील से करते थे. पर्शियन व्हील क्या होती है? ये एक व्हील लगाई होती है, ये वेल है, देखो ये वेल है, ये एक व्हील है, ठीक है. ये वेल ऐसे, वेल से ये जो डंडा है ये कनेक्टेड होता है व्हील पे, और व्हील से डंडा कनेक्टेड होता है ये काव जो है यहाँ पे, और ये जब काव रोटेट करते हैं तो ये व्हील घूमता है और व्हील पे मटके लगे होते हैं, ठीक है. तो ये पानी भरता है यहाँ पे. ये वो पहले एक, ये हम ट्रेडिशनल मेथड है जो पालमपुर के लोग यूज करते थे. लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, ठीक है, इतना बढ़िया इरिगेशन करते हैं, तो फिर वो लोग उससे उस पे शिफ्ट हो गए, ठीक है. उन्होंने क्या करना, इरिगेशन शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स. नाउ फार्मर्स जब ट्यूबवेल्स लगा रहे थे तो जो लार्ज एरिया वाले लोग हैं वो तो लगा ही रहे थे, साथ साथ में जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स है वो भी बहुत ज्यादा डिमांड में आ गए थे, ठीक है. अब क्या हुआ, इसके साथ साथ उनको प्रोडक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उनको प्रोडक्शन तो इंक्रीज करना है कैसे ना कैसे करके. तो उन्होंने क्या यूज करा, मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके. नाउ व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में. दो टाइप के नई चीजें आई बेसिकली. वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड देन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. नाउ व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर. आप यहाँ पे देख रहे हो ये सनफ्लावर है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ नॉर्मल प्लांट है. तो क्या होता है, जब एक साल में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स उगाई जाए एक ही लैंड पे, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, क्योंकि लैंड लिमिटेड है और इंक्रीज करना है प्रोडक्शन, हर एक चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, इन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. तो इसलिए मल्टीपल क्रॉपिंग ये बेसिकली ट्रेंड में आया, ठीक है. ऑल द फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 main crops, mainly
growing potato as the third crop in the last, मतलब they are mostly growing 2 or more crops in single year. देखो एक तो रबी हो गई, एक खरीफ हो गई, बीच में भी एक उगाते होंगे, कुछ वो शुगर के लिए भी छोड़ते हैं और कुछ वो पोटैटो के लिए भी, मतलब बीच में वो पोटैटो भी उगाते हैं, बिकॉज पोटैटो इज ग्रोन कैन बी स्टोर्ड ऑल ओवर द ईयर. ठीक है, तो ये चीज क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग वाज बेसिकली इन्वेंटेड बाय द फार्मर्स. जैसे एक लैंड है, एक लैंड को मैंने 4 पीस में डिवाइड कर दिया और हर एक पीस पे मैं अलग अलग क्रॉप उगा रही हूँ, तो लैंड का प्रॉपर यूज हो रहा है. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, हम अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हैं. ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं. इसके बाद हम मूव कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पे. ओके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या आता है देखते हैं. अभी ये वीडियो को सुनिए. Of growing 2 or more crops on this. On the other hand, the modern farming method includes use of modern techniques and farm machinery, use of high-yielding varieties, HYV seeds, proper irrigation methods, and use of chemical fertilizers and pesticides, etc. ओके, अब क्या है, सबसे पहले हम लोग इसी पे ही चलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, चलो हम शुरू से करते हैं. देखो, मॉडर्न मेथड्स ऑफ टेक्निक्स में सबसे पहले आता है, सबसे इंपॉर्टेंट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. व्हाट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इज बेसिकली, सॉरी, on the limited area. ओके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होती हैं, सबसे पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का यूज होता है जब फार्मर्स, ठीक है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था. अभी आपको ग्रीन रेवोल्यूशन भी समझाऊंगी मैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं गुड क्वालिटी, अच्छे ना, उनमें एक्चुअली पेस्टिसाइड्स नहीं लगते हैं. ठीक है, उनका यूज करना. देन फर्टिलाइजर्स का यूज करना. पहले जो फार्मर्स थे, पालमपुर के ही ले लेते हैं, वो पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स, मतलब जो ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ सीड्स होते हैं वो. फिर जो हम ट्रेडिशनल मेथड मेन्योर यूज करते हैं, दैट इज काउ डंग, ठीक है, उसको यूज करते थे. तो अब उसको चेंज कर दिया फर्टिलाइजर्स ने. देन पेस्टिसाइड्स ने. पेस्टिसाइड्स आर बिग टू किल द पेस्ट इन द फील्ड, क्योंकि कभी कभी कीड़े लग के फसल खराब हो जाती है, लेकिन वो एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए. देखो, ये सारा पेस्टिसाइड्स है. ओके, और ये हमारा हो गया फर्टिलाइजर्स. अब क्या है, पेस्टिसाइड्स को भी लिमिटेड अमाउंट में यूज करना है, नहीं तो अगर ज्यादा हो गया तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है. ट्यूबवेल्स और इरिगेशन वहां पे ऑलरेडी थे, लेकिन और अच्छे हो गए, हर घर तक ट्यूबवेल्स पहुंच गए. ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये सब हो रहा था तो इसकी वजह से पहले वहां पे पालमपुर में जो यील्डिंग होती थी, यील्डिंग होता है जो क्रॉप प्रोडक्शन आता है, दैट वाज अराउंड 1300 kg होता था. लेकिन जब हाई यील्डिंग वैरायटी सेट्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए तो वो 3200 kg हो गया. इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी आती हैं, जैसे ट्रैक्टर का यूज करना, थ्रेशर्स का यूज करना, मशीनरी आना. इसको हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बोलते हैं. ओके, अब क्या हुआ, ये हमारा लैंड कल्टीवेशन ऑफ इंडिया है. देखो, 1950 में 129 था, 1990 से 91 में 157 था. आप ये ग्राफ देखोगे, कोई कभी बढ़ रहा है, ये ऑलमोस्ट बढ़ रहा है. ठीक है, हम देखेंगे बढ़ता जा रहा है या फिर कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लैंड है. ओके, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. अब क्या है, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन इज बेसिकली जब हमने, हमारी गवर्नमेंट ने ये ठाना कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होना है उसको डबल करना है. ठीक है, बेसिकली प्रोडक्शन को डबल करना है. डबल कैसे होगा, ताकि वो होगा जब हम अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स उगाएंगे. ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन आएगा, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन, बेसिकली यहीं पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, उसी में हमें हाई यील्डिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो टेक्नोलॉजी आई है, वो सब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आई है. हर एक कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, और इंडिया में सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, वो यूज करने वाले स्टेट थे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. ठीक है, जिसमें यहाँ पे इनको बहुत बेनिफिट हुआ. अब देखो, इसमें हमारे पास दोनों चीजें होती है, हमारे पास इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के. पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट से पढ़ते हैं. पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का. देखो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन
एक मिनट वेट, यहां पे पढ़ते देखो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या करा, एकदम से सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में, ठीक है, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी यूज हुई, देन हमारे पास सीड्स यूज हुए, ओके, इंप्रूव टेक्निक्स, मशीनरी यूज हुई, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ गई, डबल क्रॉपिंग हो गई, डबल क्रॉपिंग इज मिक्स क्रॉपिंग ओनली, ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग ओनली। अब क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट यहीं पे आएगा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट आपको पता है कि यहां पे इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। मतलब अगर हम पहले क्या होता था, ज्यादा हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है, सॉरी, पहले हमें ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। अब हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए। एक्सपोर्ट मतलब यहां से दूसरी कंट्री में जाना। गवर्नमेंट एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है। मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज बफर स्टॉक। जब कभी भी जब क्रॉप होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा क्रॉप स्टोर करके रख देती है, ठीक है। उस स्टोर किए हुए सामान को बफर स्टॉक कहते हैं। और ये कब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हम राशन शॉप्स देखते हैं ना, जब वहां पे इस बफर स्टॉक से सामान जाता है। और या फिर अगर किसी कोई कैलामिटी आ गई है, कोई अर्थक्वेक हो गया है, तो ये सारा सामान बफर स्टॉक से आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छी प्रोडक्शन होने लग गई, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आए। क्या हो गया, देखो, एक सर्टेन टाइम तक ही आप लैंड को यूज कर सकते हो, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि उसकी फर्टिलिटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। तो हैवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लेड टू डिटेरियोरेशन ऑफ लैंड्स फर्टिलिटी, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से लैंड फर्टिलिटी धीरे धीरे धीरे, एक टाइम पे तो बहुत हाई देगा, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद वो क्या करने लगेगा, रिड्यूस करने लगेगा। जब HYV सीज यूज हुए तो उनके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो जो ट्यूबवेल सेट किए थे वो कहां से कनेक्टेड हुए, वो सारे ग्राउंड वाटर से कनेक्टेड हुए। और ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। I think this is enough for today. We'll start next topic in the next class. Thank you.